उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले 21,000 नए मरीज। किसी भी मरीज की नहीं हुई मौत। 26 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। 151 कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची। उत्तराखंड में बर्फबारी से दौर हुआ शुरू। बर्फबारी का पर्यटक स्थलों के होटल गेस्ट हाउस की बुकिंग लगभग फुल। पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के पीआरओ हुए बर्खास्त। वाहनों का चालान निरस्त करने संबंधी पत्र सोशल मीडिया में वायरल। नमस्कार बॉस, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तराखंड में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी का दौर उत्तराखंड में देखा जा रहा है। पर्यटक स्थलों के होटल गेस्ट हाउस की बुकिंग लगभग फुल हो गई है। उत्तराखंड में अच्छा हिमपात हो सकता है, यह मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। दरअसल कोरोना काल में जिस तरीके से सबसे ज्यादा मार उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र में देखी गई, और अब पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। पर्यटक स्थलों के आसपास के होटल गेस्ट हाउस की बुकिंग लगभग फुल हो गई है। इससे व्यवसायियों के लिए अच्छा अवसर एक है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का जिक्र किया जाए तो पर्यटक एक अहम स्रोत उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था के रूप में है। ऐसे में पर्यटकों का उत्तराखंड का रुख करना व्यवसायियों के लिए एक अच्छी खबर है। तमाम व्यवसायियों के चेहरे इस वक्त खिल उठे हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। बर्फबारी का दौर उत्तराखंड में शुरू हो गया है। जानकारी आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड में जिस तरीके से पर्यटन के आसपास के जो होटल गेस्ट हाउस है वो भी लगभग फुल हो गए हैं। हालांकि इस बीच उत्तराखंड सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि सभी के आरटीपीसीआर टेस्ट किए जाए और टेस्ट के बाद रिपोर्ट जांच के बाद ही उत्तराखंड में आपको प्रवेश मिलेगा। तो इसलिए आपको सावधान होने की भी जरूरत है कोरोना काल को देखते हुए। आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में 21 नए मरीज मिले हैं। ये जानकारी आपको दे दे। उत्तराखंड में हालांकि हालात सामान्य होने लगे थे, लेकिन एक बार फिर मामलों में उछाल देखा गया है। 21 नए मरीज उत्तराखंड के में सामने आए हैं। 24 घंटे में किसी भी मरीज की हालांकि मौत नहीं हुई। ये रात भरी खबर है। पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 26 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। वहीं कुल संक्रमितों की संख्या 151 तक पहुंच गई है उत्तराखंड में। आपको बता दें कि कुल सक्रिय मामले 151 तक पहुंच गए हैं और 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। आपको जानकारी दे दें कि 26 मरीज ठीक भी हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 5 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 15, अल्मोड़ा में, हरिद्वार में 2-2 और पौड़ी और पिथौरागढ़ जिले में 1-1 संक्रमित मामले सामने आए हैं। तो अलग अलग राज्यों में मामले मिल रहे हैं। हालांकि इसके तहत स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड में है। उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। अस्पतालों में तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अलग अलग राज्यों का जिक्र करें तो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन इस वक्त पैर पसार चुका है। चलिए आगे रुक करते हैं। अब जिक्र करते हैं हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले का। कुंभ मेले के दौरान देखा गया था किस तरीके से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था कोरोना की रिपोर्ट को लेकर के। अब एक नया खुलासा हुआ है। इस बीच एसआईटी की तरफ से नया खुलासा किया गया है। दरअसल कुंभ मेला कोरोना जांच घोटाले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच में एक नया खुलासा किया है। एसआईटी जांच के मुताबिक कुंभ मेला स्वास्थ्य विभाग में करीब 1 लाख टेस्टिंग के जो बिल जमा किए गए थे वो पूरी तरह फर्जी थे। बिलों को हिसार स्थित नलवा लैबोरेटरीज के लेटर हेड का प्रयोग कर तैयार किया गया था। अब जानकारी ये मिल रही है कि जितने भी बिल तैयार किए गए थे, जो जमा किए गए थे, वो पूरी तरह से फर्जी थे। तो कुंभ मेले में फर्जीवाड़े का मामला जिस तरीके से सामने आया था कोरोना काल में, अब उसे लेकर ये नया खुलासा सामने आया है। धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सीधा रुख करेंगे। धनराज, कोरोना काल में हरिद्वार के समय देखा गया था जिस तरीके से कुंभ मेले में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था। नया खुलासा इसमें अब हुआ है। कहा जा रहा है कि जो बिल जमा हुए थे वो फर्जी थे पूरी तरह से। जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से कुंभ मेले की बात करें तो कुंभ मेले में कहीं ना कहीं कोरोना टेस्टिंग का फर्जी मामला सामने आया था। काफी जद्दोजहद के कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया था और कहीं पर कार्रवाई भी की गई थी।
तो अब एसआईटी ने एक बड़ा नया खुलासा किया है कि जो उस समय टेस्ट हुए थे वो कहीं ना कहीं जो बिल उस समय लगाए गए थे वो फर्जी बिल थे। तो अब देखने वाली बात होगी कि एसआईटी किस तरीके से इन लोगों पर कार्रवाई करती है और किस तरीके से इसका बड़ा खुलासा करती है, क्योंकि अभी हाल ही में एसआईटी ने जो खुलासा किया है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की कमी है कि किस तरीके से ये फर्जी बिल लगाए गए और क्या इनका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ये तो वक्त बताएगा कि अभी जो फर्जी बिल लगाए गए थे उनका पेमेंट अभी तक जो फर्जी बिल लगाने वाले हैं उनके अकाउंट तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। यदि वो अकाउंट तक नहीं पहुंचा है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अभी जो उत्तराखंड सरकार का पैसा है वो अभी सेफ है, लेकिन यदि वो पैसा उन तक पहुंच चुका है तो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने के लिए एसआईटी अपनी कार्रवाई करेगी। जी सोनिका। धनराज, जानकारी मिल रही है कि ये जो बिल थे वो हिसार स्थित एक प्रयोग में दरअसल वहां पे ये बिल तैयार किए गए थे, तो वहां पे क्या इस वक्त कार्रवाई की जा रही है, कुछ अपडेट आपको मिला है? कि बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से ये हिसार की बात सामने आ रही है कि वहां से जनरेट हुए हैं बिल, तो कहीं ना कहीं एसआईटी अभी जांच कर रही है। अभी हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर कौन इसके पीछे है, बिल बनाने के पीछे किसका हाथ है और किस अधिकारी, क्योंकि अभी एसआईटी अपनी जांच में जुटी हुई है और कहीं ना कहीं इसमें बड़ा खुलासा भी हो सकता है कि कई अधिकारी भी इसमें मिले हो सकते हैं और कई नेता भी इसमें मिले हो सकते हैं। सोनिका, तो ये लाजमी है कि अब कार्रवाई होनी लाजमी है और तमाम एसआईटी जो जांच कर रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किसका हाथ इसके पीछे है और कौन लोग इसके पीछे हैं। कब तक अब देखने वाली बात ये होगी कि एसआईटी कब तक उन चेहरों को सामने लाती है। चलिए धनराज, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुख करते हैं, आपको बता दें भारतीय सैन्य अकादमी में शनिवार को पासिंग आउट परेड में शारीरिक तौर पर देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की मौजूदगी नहीं रही। उनका निधन हो चुका है, लेकिन उनकी छाया पीओपी में स्पष्ट तौर पर देखी गई। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपने संबोधन के शुरुआत में ही जनरल विपिन रावत का स्मरण करते हुए असाधारण नेतृत्वकर्ता बताया। तो पासिंग आउट बैच के जेंटलमैन कैडेटों ने भी ड्रिल स्क्वायर में अकादमी का निशान झुकाकर और बैंड की धुन के साथ राष्ट्रगान गाकर अपने सर्वोच्च सेनापति के श्रद्धांजलि देकर उनकी मौजूदगी का एहसास कराया। जनरल विपिन रावत 16 दिसंबर 1978 को आईएमए से पास आउट होकर गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन्ड हुए थे। पीओपी के दिन उन्हें प्रतिष्ठित स्क्वायर अवार्ड ऑनर भी मिला था। तो जनरल विपिन रावत जो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्हें शामिल होना था, लेकिन उस हादसे में उनका निधन हो जाता है। और उसके बाद इस पासिंग आउट परेड में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचते हैं देहरादून, तो उस दौरान बखूबी उनकी झलक दिखाई देती है विपिन रावत की। उन्हें याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बीते दिन देहरादून में पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें 319 जाबाज योद्धा भारत को मिले। When the nation is yet to come out of the shock of the untimely demise of General Bipin Rawat, the Chief of Defence Staff. As you know, 12 others, including General Rawat's wife, Srimati Madhulika Rawat ji, were also killed in the chopper crash. General Rawat was an extraordinary military leader, and his death creates a void that cannot be filled. Uttarakhand was his home, and he was trained at the Indian Military Academy. Here, he was awarded the Sword of Honor for his exceptional skills. But for the tragedy, he would have been among us here today, looking at the passing out parade with delight and pride for the cadets. General Rawat added to the glory of the IMA, which is an institution with an inspiring tradition. Before him, Field Marshal K.M. Cariappa, Field Marshal Sam Manekshaw, and many other extraordinary warriors and strategists began their journey here as young cadets and potential leaders. Some of them laid down their lives for the safety and honor of our nation. The IMA is acclaimed worldwide for its nearly 9 decades of history and heritage. Its buildings and sprawling campus are impressive indeed. It gives me pleasure to see before me the batch of 387 gentlemen cadets
who would shortly embark on their journey of a life characterized by valor and wisdom. I am sure they will carry forward the rich legacy of this academy. I appreciate the immaculate turnout and an impressive display of drill. This parade comprises cadets from all parts of India and from diverse communities, as also from 10 friendly foreign countries. This is indeed a true manifestation of our unity as also of our plural society. Gentlemen cadets, your training here equips you to face the challenges that await you. As commissioned officers, you will be expected to blend knowledge, skills and professional application. You must internalize the Chetwood motto inscribed in your academy. All of you know the motto very well. Yet, I find it so good that I would like to repeat it for the benefit of all the cadets passing out today. The motto reads, and I quote, "The safety, honor and welfare of your country come first, always and every time." उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विशेषाधिकार हनन को लेकर सदन में हंगामा हुआ, जिससे 5 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष की ओर से सदन में रोजगार के गलत आंकड़े प्रस्तुत करने पर कौशल विकास और सेवा योजना मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई करने या सदन में माफी मांगने की मांग की गई। विपक्ष के साथ ही बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन, राजेश शुक्ला और देशराज कर्नवाल ने अपने पुराने विशेषाधिकार हनन के मामले को लेकर मामले को उठाकर सरकार को असहज कर दिया। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विशेषाधिकार हनन को लेकर सदन में हंगामा हुआ और तीसरा दिन रहा, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। 5 बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आपको जानकारी दे दें कि विपक्ष के विधायकों ने भी पीठ के सदस्यों को संरक्षण के लिए विनिश्चय देने की मांग की। दरअसल जिस तरीके से हंगामे हुए, जो आसार जताए जा रहे थे उत्तराखंड शीतकालीन सत्र को लेकर के, आगे रुक करते आपको बता दें कि शनिवार को देहरादून में वर्तमान सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र का समापन हो गया। इस दौरान कांग्रेस ने गैरसैंण से पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर विधानसभा भवन को सीडीएस के नाम पर रखने के साथ ही 3 प्रस्ताव पारित किए। इसके बाद देहरादून में राज्य सरकार के खिलाफ खनन को लेकर जमकर हल्ला बोला गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने विधानसभा के गेट पर धरना देकर सरकार को चेताया। कांग्रेस ने सीएम के कार्यालय से जारी हुए लेटर को लेकर सवाल भी खड़े किए। संजय शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि विधानसभा सत्र का समापन हो गया, लेकिन इस दौरान देखा गया कि हंगामे भी विधानसभा सत्र के दौरान देखे गए, जैसे कि आसार लग रहे थे शुरुआत से ही। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सत्र हुआ है विधानसभा सत्र का कल समापन हो गया और देर रात तक ये सत्र चला। साथ ही साथ आप देखिए कि विपक्ष ने कई ऐसे मुद्दे उठाए थे जिसमें सरकार को घेरा गया है। देखिए जो रोजगार का मुद्दा, जो श्रम मंत्री ने आंकड़े दिए थे कि 2020 में उन्होंने जो रोजगार दिए हैं वो 10 लाख रोजगार दिए, और साथ ही साथ जब 2021 की बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने रोजगार बढ़ाए हैं, और जो आंकड़े की अगर बात की जाए तो 7 लाख रोजगार दिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो प्रश्न थे वो विधानसभा में उठे और इन्हीं मुद्दों पे जो सरकार है, सरकार को घेरा गया है। साथ ही साथ इस पे देखिए कि तमाम तरीके के जो मुद्दे थे, देवस्थानम बोर्ड जो था उसको भंग कर दिया गया था और उस पे कल विधानसभा में मोहर लग गई है। तो कई ऐसे मुद्दे थे जिन पे चर्चा हुई और उनका एक अच्छा परिणाम निकल करके सामने आया। और आप देखिए जो भू कानून की मांग को लेकर के भी एक बड़ा मुद्दा उठा है और भू कानून की मांग को लेकर के अब उत्तराखंड में जो आवाज है वो तेज हो चुकी है। सोनिका, संचित, ये जानकारी भी मिल रही है कि धरना दिया गया है विधानसभा गेट के बाहर बैठकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरीके से हंगामा हुआ। बिल्कुल, देखिए जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने जो हंगामा किया और साथ ही साथ उन्होंने जो विधानसभा का घेराव भी किया है। कहीं ना कहीं उनकी जो गैरसैंण में सत्र होना था उस सत्र को लेकर के, गैरसैंण में सत्र क्यों नहीं किया गया इसको लेकर के उन्होंने घेरा। साथ ही साथ
जो विपक्ष जो सत्ताधारी पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के जो बयान थे उससे असंतुष्ट कहीं ना कहीं कांग्रेस नजर आ रही थी। उसको लेकर के भी उन्होंने घेराव विधानसभा में किया। सोनिका, चलिए संक्षिप्त, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं। खड़िया लदे वाहनों का चालान रद्द करने के लिए बागेश्वर की पुलिस कप्तान को संबोधित पत्र मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया में पत्र के वायरल होने और विपक्ष के सदन में सवाल उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिष्ट की पीआरओ पद से छुट्टी कर दी गई। आपको जानकारी दे दें कि बिष्ट पर गाज गिरने के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात सभी पीआरओ, मुख्य कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर पर लेटर हेड के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई। अब वे हस्ताक्षर से कोई सरकारी पत्र या निर्देश जारी नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव यानी मुख्यमंत्री आनंद वर्धन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सीधा रुख करेंगे धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि विपक्ष के सदन में कई तरह के उन्होंने सवाल उठाए और इसके बाद एक पत्र है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, क्या है इस पत्र में, कुछ जानकारी आपके पास? नंदन सिंह बिष्ट के नाम से वायरल हो रहा था, जिसको लेकर के कल चल रही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने और उप नेता प्रतिपक्ष करण नाहरा ने सवाल उठाया सदन के पटल पे और इसको लेकर के काफी हंगामा घटा। तमाम जो विपक्ष के विधायक थे उन्होंने कहा कि इस तरह से जिस तरह से इस पत्र में एक खड़िया से भरे हुए ट्रक को छोड़ने की बात की गई है, उसके चालान को माफ करने की बात की गई है, निश्चित रूप से यह मुख्यमंत्री का कानून एवं व्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप है और इससे कानून एवं व्यवस्था प्रभावित होती है, पुलिस का जो मनोबल है वो गिरता है। तो इस आरोप के सामने आते ही मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से नंदन सिंह बिष्ट को जब तक इस मामले की जांच न हो जाए हटा दिया है। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव हैं आनंद वर्धन, उन्होंने एक आंतरिक पत्र भी जारी किया मंत्री सचिवालय के लोगों के लिए कि अब से मुख्यमंत्री के स्टाफ में जो ओएसडी है या मीडिया कोऑर्डिनेटर है, वो लोग किसी भी मामले में इस तरह का कोई पत्र जारी नहीं करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मुख्तर सिंह धार्मिक छवि को लेकर के काफी सतर्क रहते हैं और जैसे ही ये मामला सामने आया उन्होंने तत्काल नंदन सिंह को हटाने का आदेश दे दिया। हालांकि विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, एक तरफ जहां विपक्ष के लोग से मुख्यमंत्री द्वारा कानून व्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप बताया जा रहा है, वहीं पे बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी है, मीडिया प्रदेश प्रभारी है डॉक्टर मनवीर चौहान, उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसे पत्र को लेकर के विधानसभा में और उसके आसपास हंगामा कर रही है जिसकी सत्यता की अभी पुष्टि भी नहीं हो सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इसको तत्काल प्रभाव से इस पत्र के वायरल होते ही, तो भले अफवाहें ही हो, लेकिन उन्होंने नंदन सिंह बिष्ट को हटा करके एक अच्छा उदाहरण दिया है। उन्होंने कांग्रेस को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल की याद दिलाई, जब उनका स्टिंग हुआ था, उनके एक सचिव का आईएएस का स्टिंग हुआ था और उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया था। उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा था किस तरह से बेशर्मी से तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने सचिव को न हटा के पगले झांकते रहे। उन्होंने कहा कि मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक आदर्श उदाहरण किया है कि आरोप लगने मात्र से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया गया पीआरओ को। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने हाई कोर्ट से मुफ्त बिजली गारंटी योजना पर दायर याचिका को निस्तारित किए जाने पर कहा कि यह सच्चाई की जीत है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई में कहा कि यह मामला कोर्ट का नहीं है। कर्नल कोठियाल ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि आपकी मुफ्त बिजली गारंटी योजना से बीजेपी और कांग्रेस घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी ने यह याचिका कोर्ट में दायर की थी। कहा गया है कि हम ऊर्जा प्रदेश में रहते हैं, ऐसे में मुफ्त बिजली जनता का अधिकार है। उन्होंने बीजेपी कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि जिस भी राज्य में दोनों दलों की सरकार है वहां वह मुफ्त बिजली देकर दिखाए। विशाखा चौधरी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, बिजली को लेकर के अब राजनीति बखूबी देखी जा रही है उत्तराखंड में। एक और मुफ्त बिजली देने के लिए कहा जा रहा है, दूसरी ओर याचिका दायर की जा रही है।
जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरह से कर्नल अजय पोटियाल लगातार बेरोजगारी और बिजली, ये ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। और इसी बिजली के मुद्दे को लेकर उनके लगातार बयान सामने आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जब से बिजली को लेकर घोषणा की है, मुफ्त बिजली देने का उत्तराखंड की जनता से वादा किया है, इस वादे से कहीं ना कहीं क्योंकि जनता का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, तो कर्नल अजय पोटियाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को फिलहाल असमंजस की स्थिति, दिक्कत की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है आम आदमी पार्टी की इस घोषणा के बाद। तो ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। इसी के साथ उनको हाईकोर्ट में जो याचिका दायर हुई है उनके ऊपर भी उनका बयान सामने आया। तो जाहिर तौर पर फिलहाल मुफ्त बिजली के मुद्दे को लेकर क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक समर्थन, एक जो सपोर्ट है वो हासिल किया है, उसी सपोर्ट को आगे बढ़ाने का काम चुनावी रणनीति के तहत किया जा रहा है कर्नल अजय पोटियाल की तरफ से। और उसी को लेकर तमाम जो बयानबाजी है आम आदमी पार्टी के मुखिया के द्वारा या फिर कहिए कि मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं उनके द्वारा लगातार की जा रही है। चलिए विशाखा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में बिजली, मुफ्त बिजली को लेकर के पॉलिटिक्स देखी जा रही है। अब आइए रुक करते हैं, बात करते हैं पंजाब की। बड़ी जानकारी पंजाब से सामने आ रही है। केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है पंजाब सरकार। दरअसल बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है पंजाब सरकार की तरफ से। पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक नोटिस भी जारी किया है। अब 4 हफ्ते बाद इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र, आपको बता दें, 15 किलोमीटर से बढ़ाकर अब 50 किलोमीटर किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। अब सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां मौजूद हैं और संबोधन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्यालोक सिन्हा जी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।